हेलो नमस्कार, वेलकम टू महिंद्रास। आप देख रहे हैं एग्जाम पर चर्चा। और एग्जाम पर चर्चा के आज के एपिसोड के लिए हमारे खास मेहमान हैं धीरेन्द्र तिवारी सर और रिस्पेक्टेड संजीव सर। आज के इस एग्जाम पे चर्चा का जो विषय है वो आईबीपीएस क्लर्क को फर्स्ट अटेम्प्ट में, यानी जिन लोगों का पहला अटेम्प्ट होगा वो कैसे क्लियर करें, या फिर जो उसके पहले भी कुछ एग्जाम दे चुके हैं उनके लिए भी ये एक अटेम्प्ट ही है। तो इस अटेम्प्ट में इस एग्जाम को हम कैसे क्लियर करें उसके बारे में बात करेंगे। क्या प्रिपरेशन की क्या लाइन होनी चाहिए, पिछले वर्षों के एक्सपीरियंस को देखते हुए किस तरीके की प्रिपरेशन हमें करनी चाहिए, उन सभी विषयों पे बात करने के लिए हमारे दोनों सर आप लोगों का बहुत स्वागत है। तो चलिए सर, पहला सवाल ही यही है कि चूंकि हमारा एपिसोड है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर करें, या इस अटेम्प्ट में जो आगे हमारा एग्जाम लगा हुआ उसको हम कैसे क्लियर करें। तो सर, क्या ये जो एक अटेम्प्ट में कोई भी बच्चा आज से तैयारी कर रहा है तो क्या वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसे एग्जाम को क्लियर कर सकता है, क्लैरिकल बैंक जैसे एग्जाम को? बिल्कुल क्लियर कर सकता है। और इसके एक नहीं कई एग्जाम्पल हैं। अगर आप देखें लास्ट ईयर में जितने भी लोगों के अगर बाइट देखेंगे, महिंद्रा के कितने कैंडिडेट हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट किया और सिलेक्शन हो गया। बस डिपेंड करता है कि आपका इसमें कमिटमेंट क्या है, हर चीज़ पे डिपेंड करती है। और कमिटमेंट से पहले डिपेंड करता है कि आपकी आउटलाइन क्या बनाई है। सबसे पहले हमारा उन सारे कैंडिडेट से जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं या इसके पहले भी एग्जाम देते रहे हैं और सफल नहीं हो पाए अनफॉर्चुनेटली किसी वजह से, तो उसके लिए सबसे बढ़िया है कि आप पहले आउटलाइन तैयार करें कि हमारा एक लिमिट क्या होनी चाहिए चीज़ों को अप्रोच करने की। और उसका बेस्ट एग्जाम्पल है प्रीवियस पेपर। प्रीवियस पेपर अगर आपके सामने क्लियर है लास्ट 2 ईयर्स 3 ईयर्स 4 ईयर्स, और इवन बात करें शिफ्ट वाइज, हर शिफ्ट में पेपर होता है ना, एक दिन में 4 शिफ्ट होती हैं, तो उस 4 या 5 शिफ्ट में जो भी पेपर हुए हैं लास्ट 2-3 ईयर्स में अगर आप चेक करेंगे तो उसमें आपको एक चीज समझ में आएगी। रीजनिंग तो बड़ा वास्ट है, सारे टॉपिक उसमें आते हैं, सभी को देखें। लेकिन अगर लास्ट ईयर को कंपैरिजन करें, 2 साल को कंपैरिजन करें, तो जो मेन टॉपिक आए हैं उसमें मोर देन अगर कहा जाए 50 to 60% पजल से रिलेटेड पोर्शन आया है। तो कंसंट्रेशन आपका क्लियर हो गया। अब पजल में वेराइटी है, फ्लोर बेस्ड है, डेट बेस्ड है, कैलेंडर बेस्ड है और बॉक्स बेस है, डिफरेंट टाइप के पजल उसके। लीनियर पजल है, अनसर्टेन है, डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो अगर 35 क्वेश्चन आते हैं प्री में, तो 35 क्वेश्चंस में ऑलमोस्ट हमने जो एनालिसिस किया 18 से लेकर 20 क्वेश्चन तक पजल से रिलेटेड होते हैं। तो पहले आपका माइंड क्लियर हुआ कि हमें 20 क्वेश्चन के अंदर पजल को अप्रोच करना है। तो ये थोड़ा आपका जो कंसंट्रेशन का, जो मेहनत करने का जो तरीका हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। बाकी अगर आप देखें तो कोडिंग डिकोडिंग, इसके अलावा डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, सीटिंग अरेंजमेंट उसी पजल के पार्ट में इंक्लूड हो गया। इसके अलावा अल्फान्यूमेरिक सीरीज, मिससेलेनियस सीरीज उसको हम लोग बोलते हैं। तो अगर आप देखें जिन टॉपिक का हमने नाम लिया है उसी में वर्ड फॉर्मेशन भी होता है, एक तो मिससेलेनियस क्वेश्चन हो जाते हैं। 90 to 95% पेपर जो टॉपिक हमने आपको बताया, सिलॉक्स है, इनइक्वालिटी है, इसमें कवर हो जाता है। बाकी जो बचा हुआ 1-2 नंबर के क्वेश्चन है वो भी मैटर करते हैं, लेकिन वो इतने आसान लेवल के होते हैं कि अप्रोच आसानी से किया सकते हैं। पहले अटेम्प्ट में क्लियर करने का क्या मूल मंत्र हो सकता है? पहला मूल मंत्र हमने बताया, प्रीवियस पेपर अगर आपको पता लग गया तो आपकी आउटलाइन क्लियर होगी। बाकी सारा जो, अगर हम बात करें, अगर हम रीजनिंग की स्पेशली बात करें या मैथ्स की बात करें, इंग्लिश की बात करें, तो एक बार जब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और आप पहले से पढ़ के आए हैं, ऐसा नहीं कोई भी टॉपिक इसमें आपने पढ़ा नहीं, चाहे मैथ्स की बात करें, चाहे इंग्लिश की बात करें, या फिर हम रीजनिंग की बात करें, तो इसमें जो भी टॉपिक्स आपके हैं वो पहले से पढ़े। बस इसको क्या करना है, हमको इसको गेम्स की तरह यूज करना है। स्पेशली अगर रीजनिंग की बात करें तो पजल क्या होता है, पजल मतलब पहेली। बचपन से लेकर आज तक हम लोग कहीं ना कहीं अपने खाली समय में, समर वेकेशन में, या समर वेकेशन छोड़ दीजिए, जब हम पढ़ाई करते तब भी पहेली लगाते होते कहीं ना कहीं, मम्मी से छुप के, पापा से छुप के, किताबों के बीच में पहेली लगाते थे। सोचिए जो आप पढ़ाई के दौरान में रिलैक्स मोड में जब जाना होता तो पहली यूज करते थे, एंजॉय करना, आज वो एंजॉयमेंट आपके सिलेबस में आ गया है। उससे अच्छा और क्या? और इससे और सबसे बड़ी बात 50 to 60% आ गया है, और अच्छी बात हो गई हमारे लिए। तो एंजॉय के साथ अप्रोच करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग में चैलेंज है कि आज नया जगह कौन सा मेथड सीखते हैं, ये अप्रोच है। सिलॉक्स एक ऑलमोस्ट फिक्स पैटर्न पे हो जाता है, एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो अप्रोच करना आसान है। इनइक्वालिटी बेसिक कॉन्सेप्ट पे है, एक बार अप्रोच कर लिया आसान है।
तो ये सब चीजें हैं। बस क्या है कि आपका फोकस एरिया 6-7 टॉपिक के बीच में सिमट जाता है, थोड़ा कंसंट्रेट करके उसमें अप्रोच करें। 90% तो आपके चांसेस वैसे ही बन जाएंगे अगर आप रीजनिंग की स्पेशली बात करते हैं। बिल्कुल। बाकी हमने टॉपिक आपको बताए। सर क्या केवल प्रीवियस ईयर पेपर सफिशिएंट है, यानी मॉक टेस्ट का क्या उसमें प्रिपरेशन में रोल रह सकता है? प्रीवियस ईयर पर सॉरी, हाँ बताएं प्लीज। मॉक टेस्ट का क्या रोल रह सकता है, यानी अगर बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है तो जैसे आपने कहा कि एक बार सारे टॉपिक्स का बेसिक आपने क्लियर कर लिया, पजल ऐसी है, सिटिंग ऐसी है जो द डिमांड्स प्रैक्टिस, माने आप कितना प्रैक्टिस करते हैं उतना ज़्यादा फाइन होता चला जाएगा, तो वो तो प्रैक्टिस पे हो गया। सर मॉक टेस्ट को कैसे अप्रोच करें कि जैसे आपने कहा फर्स्ट अटेम्प्ट में हमने बेसिक कर लिया, उसके बाद अगर उसको करना है तो मॉक टेस्ट को कैसे अप्रोच करें? देखिए हमने जो बताया था आपको, प्रीवियस पेपर से आपको पता लगता है आजकल के पैटर्न में किस तरह क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब इन पैटर्न पे अगर देखा जाए तो पूरे अगर एग्जाम हुआ, मान लीजिए IBPS क्लर्क का, तो उसके 2 डेट में एग्जाम हुआ तो मैक्सिमम 8 शिफ्ट मिली होंगी या 6 शिफ्ट मिली है। तो इन 6 शिफ्ट से आप प्रैक्टिस थोड़ी ना कर पाएंगे, आप आउटलाइन निकाल सकते हैं कि किस तरह क्वेश्चन क्वेरीज होती हैं। अब हम मॉक टेस्ट देने से क्या फायदा होगा, ये रिपीटिशन होता है। आपने साल भर में मान लीजिए 8 शिफ्ट का एग्जाम मिला आपको IBPS क्लर्क का, ठीक, तो 8 तो सफिशिएंट नहीं है। इस पर वैरायटी बेस्ड होके नए नए टाइप के क्वेश्चन होते हुए ये स्पीड टेस्ट और मॉक टेस्ट तैयार किए जाते हैं। तो जब आप इसी तरीके क्वेश्चन बार बार देखते हैं, फ्लोर पजल आई फ्लोर बेस्ड, तो फ्लोर बेस्ड की जब आपने 50 एग्जाम्पल मॉक टेस्ट में दिए होंगे तो उस पॉइंट पर कैसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए ये वहीं पर डिसाइड करना है आपको, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर डिफरेंट होता है। स्पीड टेस्ट और मॉक टेस्ट देने से उस प्रेशर को आप लगातार फील करने लगते हैं। तो पहले तो यूज्ड टू हो जाते हैं कि उस टाइम पीरियड में जो प्रेशर आता है उस प्रेशर को कैसे हमें संभालना चाहिए, प्रेशर को कैसे रिलीज करना चाहिए। तो ये मॉक टेस्ट देने से आप इस प्रीवियस पेपर से आप आइडिया लगाते हैं और मॉक टेस्ट देने से उस आइडिया पे वर्क कर पाते हैं जी। तो उस आइडिया पे वर्क करने के लिए 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार जब फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन लगाएंगे, जब आप बॉक्स बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, अनसर्टेन अगर लीनियर इक्वेशन है या लीनियर लाइन पे क्वेश्चन है तो जब उसको लगातार सॉल्व करेंगे तो ये पॉसिबल किससे होता है, मॉक टेस्ट और स्पीड टेस्ट है। तो वो आपकी प्रैक्टिस कराता है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करता है। आप ये डायरेक्शन पता लगाते हैं कि इसमें इस तरीके की वैरायटी क्वेश्चन आते हैं। और हम लोग क्या करते हैं स्पीड टेस्ट में, पुराने पेपर को जो लेटेस्ट 2, 3 और 4 ईयर्स में पेपर हुआ है उसको बेस बनाकर उसी वैरायटी के क्वेश्चन डिफरेंट फॉर्म से देते हैं। तो आप उससे यूज्ड टू भी हो जाते हैं और ये भी कोशिश प्रिपेयर होते हैं, ये भी कोशिश करते हैं कि जो आज पजल का स्टैंडर्ड है इसको अगर एक लेवल अप कर दिया जाए। कई बार जैसे बच्चों से हमने सुनने को मिलता है, सर जो पेपर आया बहुत टफ आ गया। अच्छा ये बताइए, अगर एग्जाम एकदम से टफ आए तो उसमें तो कोई ऑप्शन है नहीं, उसमें तो अगले साल ही मिलना पड़ेगा। अगर स्पीड टेस्ट में लगातार टफ का भी हम लोग स्वाद चखेंगे तो कहीं ना कहीं उसके लिए भी प्रिपेयर हो पाएंगे। तो इस तरीके से मॉक टेस्ट स्पीड टेस्ट तैयार किया जाता है। तो प्रीवियस पेपर से एक हमारी आउटलाइन क्लियर और उस पर लगातार मेहनत करने के लिए मॉक टेस्ट और स्पीड टेस्ट होता है। बिल्कुल, जैसे सर ने कहा कि आप बेसिक क्लियर कर लीजिए, उसके लिए बहुत ज़्यादा समय की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर पेपर देख लीजिए क्या आ रहा है, ट्रेंड क्या है, उसके बाद आप मॉक टेस्ट दीजिए ताकि उससे अभ्यास हो जाए। और प्रिपरेशन सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है कि आपको आपके सब्जेक्ट और टॉपिक्स की जानकारी हो, प्रिपरेशन ये भी है कि आप सुबह के बजाय दोपहर के समय में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आपका दिमाग, आपकी बॉडी, हर चीज़ उस चीज़ के लिए तैयार हो, और इसके लिए लगातार स्पीड टेस्ट देना बेहद ज़रूरी है। सर और भी सवाल हैं हमारे पास, जैसे कई बार ये आज के समय में प्रीलिम्स और मेंस बहुत, चूँकि जो प्रोसीजर है रिक्रूटमेंट का वो बहुत फास्ट होता जा रहा है, समय के साथ देखने में आ रहा है। तो उसमें अगर 20 दिन 15 दिन का गैप प्री से लेकर मेंस में, तो हम अगर मेंस की तैयारी आज से नहीं करेंगे तो क्या हम प्रीलिम्स के बाद मेंस की तैयारी, यानी हमारा सीधा सवाल यह है आज से हमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों को ध्यान में रखते हुए प्रिपरेशन करनी चाहिए या हम पहले प्रीलिम्स फोकस्ड होके करें और फिर बाद में मेंस की देखी जाएगी, क्या होना चाहिए? देखिए आज के समय में अगर हम बात करें तो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में अगर देखा जाए तो बहुत से ज़्यादा 15 से 20 दिन या 25 दिन का डिफरेंस होता है। कोई ऐसा एग्जाम जिसमें 1 साल का 1.5 साल का डिफरेंस हो तो एक बार हमें समझ में आता है कि चलो हम अप्रोच करेंगे तो पहले प्री क्लियर हो जाए तो हम आगे बढ़े। लेकिन ऐसा अब किसी एग्जाम में नहीं रह गया है, चाहे आप बैंक की बात करें या SSC की बात करें या किसी भी एग्जाम की बात करें। स्पेशली अगर हम बात करें यहाँ पर तो प्री का एग्जाम में और मेंस के एग्जाम में कोई बहुत ज़्यादा अब गैपिंग रहती नहीं है।
और अगर सिलेबस की बात करें तो ध्यान से देखेंगे गैपिंग इसीलिए नहीं रहती है क्योंकि आउट ऑफ द सिलेबस एकदम से नहीं कि मेंस में कुछ अलग आने वाला है और प्री में वो आता ही नहीं है। टॉपिक ऐसा सभी नहीं, सेम, टॉपिक ऑलमोस्ट कॉमन है, बस थोड़ा डिफरेंस क्या होता है, मैथ्स की बात करें, रीजनिंग की बात करें, इंग्लिश की बात करें, जीए तो बिल्कुल नया जुड़ जाएगा, इसके बारे में सर बताएंगे, थोड़ा लेवल का डिफरेंस हो जाता है क्योंकि उसमें प्री में टाइम कम होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर देखा जाए तो 100 क्वेश्चन है, टाइम कम होता है, उसमें टाइम का थोड़ा हमें लेवरेज मिल जाता है, लेकिन क्वेश्चन की वैरायटी या क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। लेकिन जब एक पाथ पे हम अगर 10 सीढ़ी चल चुके हैं तो हमें 11 के लिए नया देखना नहीं पड़ता, हमें लगता है 11वीं तो चढ़नी है, हो सकता है उसमें गैपिंग थोड़ी ज्यादा हो, लेकिन चूंकि टेंडेंसी बन चुकी है हमारी हर बार सीढ़ी चढ़ने की, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड और हमारा माइंड तैयार रहता है कि अब एक लेवल हमें और क्रॉस करना है, एक सीढ़ी और चढ़ जाएंगे, थोड़ा गैपिंग होगी तो और पुश करना पड़ेगा हमको, तो पुश करके आगे बढ़ जाएंगे, इतना ही डिफरेंस होता है। इसलिए हमारा सजेशन है, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, लॉजिक की बात कर रहे हैं, टाइम चूंकि कम होता है, तो आप तैयारी अगर कर रहे हैं तो आज से ही, और कुछ डिफरेंट नहीं करना है, दोनों का सिलेबस देख लेना, दोनों का सिलेबस आपने पहले देखा और उसमें देखना कि थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल की बात करें, प्री में हो सकता है पजल का एक वेरिएशन की पजल हो, 2 वेरिएशन की पजल हो, मेंस में हो सकता है 3 वेरिएशन की पजल हो, इतना डिफरेंस आया। चाहे कुछ भी कोडिंग डिकोडिंग है, इसमें नॉर्मल कोडिंग की बात कीजिएगी, उसमें सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग की बात की सकती है, इसमें अलग अलग अगर सिलॉक्स की बात की हो सकता है इसमें नॉर्मल सिलॉक्स हो, उसमें रिवर्स सिलॉक हो, मतलब कहने का है ओवरऑल कॉन्सेप्ट वही रहेगा। जब तक बेसिक क्लियर नहीं तब तक कुछ भी नहीं किया सकता, बेसिक के बाद में हम स्टेप बाय स्टेप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसका तरीका बिल्कुल बेसिक से लेते हुए हमें आज से ही अपने मान, और दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जब आप ये सोचेंगे कि हमको मेंस देना है तो प्री निकलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जब आप ये सोचेंगे प्री निकालना है तब देखेंगे तो 50% तो आपने अपने आप को रिड्यूस वैसे ही कर लिया। तो मान के चलिए हमें मेंस देना है, उसकी तैयारी करनी है, तो प्री भी आसानी से निकलेगा और मेंस की तैयारी निकलेगी। बिल्कुल सर। एक और सवाल है, प्रीलिम्स में 35 क्वेश्चन, और उसके पहले एक सवाल सर, जो आपका सेक्शनल टाइम है, क्या प्रिपरेशन सेक्शनल टाइम के हिसाब से हमें अपनी अलग से बनानी चाहिए? पहले के समय में या कुछ एग्जाम्स में ऐसा होता है, हमने एक सब्जेक्ट में कम समय दिया, हमें कम क्वेश्चन भी करने हैं, या हमें ज़्यादा अच्छा आता है, हमने जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लिए, दूसरे सब्जेक्ट में हमने टाइम बढ़ा लिया। अभी हर सेक्शन का फिक्स टाइम है, दूसरा सेक्शन तब तक नहीं आएगा जब तक वो ख़त्म नहीं होगा। तो सर उसके लिए प्रिपरेशन की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? देखिए, मान के चलिए हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, चाहे प्री की बात करें या मेंस की बात करें, कोशिश करिए कि हमको सारे ऑलमोस्ट अटेम्प्ट करने हैं, गलत नहीं करने, इस बात का ध्यान रखते हुए कि पता लगा सर ने बोला था कि सारे अटेम्प्ट करने हैं, सारे अटेम्प्ट कर लिए, नेगेटिव मार्किंग होती है। अपने टॉपिक को अच्छे ढंग से प्रिपेयर करिए, और ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए कि जो क्वेश्चन हम करते हैं वो 100% सॉल्व होता है। अगर हम बात करते हैं जो आपका टाइम दिया जाता है, सेक्शनल टाइम दिया जाता है, वो भी इम्पैक्ट डालता है इस बात पे कि हमारी किस तरह से प्रिपरेशन की है। कई बार क्या होता है कि हम जीए की अगर बात करें तो उसमें 35 मिनट्स मिलता है, अब उसकी प्रिपरेशन क्या है, आप 15 मिनट में वो जीए आपकी खत्म हो जाएगी, बचा हुआ समय क्या है। ये सब एक साइकोलॉजिकल है। जो एक्चुअल में करने वाले लोग हैं, इसके बारे में सर बाद में बताएंगे। तो हमारा ये मानना है कि रीजनिंग हो चाहे मैथ्स हो, अगर देखा जाए स्टैंडर्ड अगर बनाया गया है तो ये ऐसे पर्सन के हिसाब से बनाया गया है कि आइडियल समय निर्धारित किया गया है। एक कॉमन पर्सन, एक कॉमन व्यक्ति जिसका मैथ्स बहुत स्ट्रांग है, उसको रीजनिंग में समय लग सकता है। तो ऐसा ना हो कि कोई मैथ्स की वजह से सिलेक्शन ले जाए और वो जस्टिस ना कर पाए कि रीजनिंग में उसके नंबर कम हो गए, या रीजनिंग में नंबर कम हो, उसके बाद भी सिलेक्शन उसका हो। तो एक ऐसा डिजाइन बनाया गया है, उसमें अगर बात करें तो साइकोलॉजिकल डिजाइन है ये केवल सब्जेक्टिव डिजाइन नहीं, साइकोलॉजी की डिजाइन है कि इतना एक समय स्टैंडर्ड होता है एक नॉर्मल पर्सन को इस जगह, इस लेवल तक पहुंचने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों को एक तरीके से बांधता भी है कि 35 मिनट में क्वेश्चन करने हैं या 40 मिनट में क्वेश्चन करने हैं, तो कहीं ना कहीं एक टारगेट भी हमारा सेट होता है। तो ये जब आप, अब इसका फायदा क्या होगा, जब आप मॉक टेस्ट देंगे ना, तो इससे यूज टू बहुत जल्दी हो जाएंगे। केवल ये सोचने मात्र से नहीं, प्रीवियस पेपर देख लिया, इसमें इस तरह का आता है देख लिया, लेकिन जब तरह के रियल लाइफ में मॉक टेस्ट इसी टाइम के अकॉर्डिंग, अगर आप स्पीड टेस्ट इसी टाइम के अकॉर्डिंग नहीं देंगे तो वो मेंटल स्टेटस या मेंटल सेटअप नहीं बना पाएंगे। तो सेटअप बनाने के लिए हमें इसका कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बस फर्क इस बात का पड़ता है जब पहली बार आप देंगे। जब आप लगातार मॉक टेस्ट दे चुके होंगे तो आपको इसका इम्पैक्ट बहुत नजर नहीं आएगा, रेगुलर रूटीन में आप इसको अचीव कर सकते हैं। कितने मॉक टेस्ट दिन भर में आपके हिसाब से चले जाना चाहिए बच्चे की तरफ? देखिए, वैसे तो हमने तो कई एग्जाम्पल देखे हैं, लोगों ने
स्पीड टेस्ट दिया एक, और उसके बाद तुरंत दूसरा भी शुरू कर दिया हमने। ऐसे भी एग्जाम अभी लास्ट टाइम में सर एक इंटरव्यू कर रहे थे जिसमें बच्चा 13-14 स्पीड टेस्ट वो एक दिन में दे रहा है। हाँ, तो अब उसका बताइए सिलेक्शन वो कहाँ है, वो सिलेक्टेड है। 4 मेजर जितने भी बैंक के एग्जाम होते हैं, IBPS SBI सारे उसके क्लियर हैं। अब बताइए, सर ने जो बात बताई है, और ये स्टोरी आप लोगों ने मेरे ख्याल से देखिए, सोचिए 13-14, हम ये नहीं कहते कि आप पहले दिन में टारगेट बनाइए, ये तो मजे की बात है, सही बताया आपको। हमें सिलेक्शन लेना है 3 महीने में, 4 महीने में, 2 महीने में, तो हमें मजा आने लगा तो हमको टाइम का अंदाजा नहीं मिलता। हम बार बार लोगों से बोलते हैं जिसको टाइम दिखता है उसको एम नहीं दिखता, और जिसको एम दिखता है उसको टाइम नहीं दिखता। उस बच्चे की अगर स्पेशली बात करें, शायद वो एम मेरे सामने नहीं है, लेकिन आपने बात की होगी तो आपने देखा होगा कि उसने कभी लगा ही नहीं कि पढ़ाई बर्डन है। हाँ। उसको स्पीड टेस्ट है ना बर्डन लगा। 13-14 आप सोच रहे हैं, 13-14 मतलब 1 घंटा भी अगर मान लो तो 14 घंटा स्पीड टेस्ट देते हुए हो गया। कभी कभी सिचुएशन है कुछ कम मिनट के 45 मिनट के भी होते हैं। लेकिन हमारा ये मानना है कि जिस दिन आपकी ऐसी स्थिति बन जाए कि आप स्पीड टेस्ट दे रहे हैं और आपको मजा आने लगा, तो आप गिनती नहीं करेंगे। गिनती हम तब करते हैं जब शुरुआती स्टेज में होते हैं। तो लेकिन सजेस्टिव ये है कि 1 या 2 प्री के एग्जाम और मेंस के एग्जाम को पैरेलल में अप्रोच करते हुए रेगुलर स्पीड टेस्ट दीजिए। और उससे इंपॉर्टेंट क्या है, उसका एनालिसिस करना। स्पीड टेस्ट का लेवल आपका ये पहुंच जाए कि 1-2 क्वेश्चन ही गलत होते हैं तो आप 10 दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर 1 देने पे उसमें 20% ही आ रहा है तो 10 देने से कोई फायदा नहीं। एनालिसिस बहुत जरूरी, एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट। स्पीड टेस्ट दीजिए, उसका एनालिसिस कंप्लीट कर लीजिए, तब दूसरा स्पीड टेस्ट दीजिए। और एनालिसिस करने के बाद वीक एरियाज पे काम नहीं करेंगे तो वही है एनालिसिस का मतलब। जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही है। चलिए सर, बहुत बढ़िया लगा। यानी आपने एक तरफ से बता दिया 35 प्रीलिम्स में से 35 किया जा सकता है और करना भी चाहिए। कोशिश वही करनी है क्योंकि और कुछ ऑप्शन आपके पास नहीं है। अब हम मेंस की तरफ बढ़ते हैं, और जैसे ही मेंस की तरफ आते हैं 2 चीज़ें जुड़ती हैं। एक तो रीजनिंग में कंप्यूटर्स की बात आ जाती है, और फिर जनरल अवेयरनेस की बात। जीए को लेकर बहुत ज़्यादा, चूँकि अलग अलग तरीके से आप इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो आपको अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हाँ 3 महीने का जीए पढ़ लेते हैं वो ठीक हो जाएगा, 5 महीने का, 6 महीने का। हम एक टाइम नहीं बनाते हैं, हम सर से ही सीधे जानते हैं कि सर अगर किसी को जीए की प्रिपरेशन करनी है, और चूँकि मेंस में अचानक से ही जीए का जो है वो पेपर रहेगा, क्योंकि उसके पहले तो दिमाग हर तरीके से वो बाकी सब्जेक्ट्स में लगा रहेगा, क्योंकि प्रीलिम्स में भी वही चल रहा है, तो बिल्कुल कटा हुआ है बच्चा। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, जीए की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए और कब से शुरुआत कर देनी चाहिए उसके? यानी प्रीलिम्स निकला तब करेंगे, या हम आज से पढ़ रहे तो आज ही से पढ़ रहे हैं? तो मैं तो वसंत सर इसके आगे की बात कहता हूँ जी, कि जीए कोई एग्जाम ना दे रहे हो तब भी जीए पढ़ते रहे। क्योंकि जनरल अवेयरनेस जो होता है वो आपकी जो पर्सनालिटी है ना, उसके हर एक हिस्से को प्रभावित करता है। देखिए, आज का जो युग है वो जानकारी का युग है, और जानकारी के युग में अगर अलग अलग विषयों के बारे में जानकारी नहीं हो तो आपका व्यक्तित्व भी प्रभावशाली नहीं होगा। भले आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या ना कर रहे हो। मान लिया आप कहीं भी बैठे हैं, किसी चर्चा में बैठे हैं, कहीं कोई डिस्कशन हो रहा है, आप तभी बोल पाएंगे जब आप उनके विषय में जानकारी रखते होंगे। तो ये तो छोड़ ही दीजिए कि कंपटीशन के लिए जनरल अवेयरनेस पढ़नी चाहिए। जनरल अवेयरनेस को मैं कहता हूँ जीए मीन्स जियो। उसको रोज देखो क्या चल रहा है, सराउंडिंग में क्या चल रहा है। अगर इससे आप अवेयर नहीं हैं, अब तो पूरा दुनिया ही एक ग्लोबल विलेज बन गया है। तो कहीं ना कहीं ये पढ़ाई का तो कुछ है ही नहीं, ये तो बिल्कुल आपकी डेली लाइफ, ये आपका रूटीन, आपकी रोज की डाइट है, एक तरह से आपकी पर्सनालिटी की डाइट है। इसको आपको रोज लेना है। और जैसे आपने पूछा ना कि क्या पूछा जाता है, तो मैं कहूंगा जरा एक लगा दे, स्लाइड दिखा दिए प्लीज कि क्या पूछा जाता है और किसका वेटेज ज्यादा होता है। आप देख लीजिए, ये पीछे 5 साल के, थोड़ा सा इसको जूम इन कर लीजिए, तो इसमें देखिए आप 5 साल के हमने पेपर लगा दिए जी सर, और उनमें किस पोर्शन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं आप खुद यहां से एनालिसिस कर सकते हैं। अब अगर देखिए फाइनेंशियल अवेयरनेस से आपके 20% क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए फाइनेंशियल, एक जगह से जहां पर एक टॉपिक पढ़ने से सबसे ज्यादा अटेम्प्ट आप कर ले जाते हैं। सबसे ज्यादा न्यूज भी आजकल इन्हीं चीजों से। हाँ, मैं अभी बता दूंगा डिस्प्ले पे, मोटे तौर पे हम देख लें कि कहां से क्या चीजें आ रही हैं। मतलब दिमाग में डार्क एरिया नहीं रहना चाहिए। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा,
क्या पेपर के दिमाग में चल रहा वो ये चल रहा है। ये पीछे 5 साल का एनालिसिस है कि ये इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेशनल न्यूज में 13% पेपर आता है, पर्सनल न्यूज देखिए ना। हाँ, पर्सनल न्यूज 11% पेपर है अकेले सिर्फ एक टॉपिक पढ़ने का। ये वेट पढ़ने का ऑर्डर भी इसी क्रम में होना चाहिए, और इसको पढ़ना भी नहीं है। हाँ, पढ़ना नहीं है। पर्सनल न्यूज तो अगर आप फॉलो करते हैं तो पढ़ने वो भी मैं अभी आपको डिस्कस करके बता दूंगा कि करना क्या है। हाँ। रिपोर्ट्स, रैंक, इंडेक्सेस से 6% पेपर आता है। कुछ 10, 12, 15 टेबल होती हैं साल भर में। हंगर इंडेक्स आ गई, वो HDI आ गई, वो कुछ रिपोर्ट्स होती है, उनसे 6% पेपर। 7% सर स्कीम जो कि फिक्स है, जो फिक्स है। आप एक बना दीजिए 2 पेज में, आप इतने परसेंट पेपर को होल्ड कर लें। अगर कुछ मेजर टॉपिक्स वही हम कवर कर लें तो आप समझ लीजिए 50 to 60% पेपर हम ले जाते हैं, बाकी छोड़ दीजिए टॉपिक। सर एक बड़ी समस्या है कि जो न्यूज को या करंट को फॉलो करना, क्या केवल पॉलिटिकल न्यूज ही फॉलो करना करंट नहीं, वो और चूंकि कई बार इस गफलत में लोग इन्वॉल्व ऐसे हो जाते हैं कि जो एक्चुअली जो हमारे एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है उससे बिल्कुल कट ऑफ हो जाते हैं। 2 चीजें क्या सर सलाह देंगे? दो चीजें हैं। हम आए कंपटीशन एरा में कंपटीशन सेंट्रिक बनने, और हमने यहां आके क्या किया, कंपटीशन को अपने सेंट्रिक बना लिया। हम उल्टे काम, देखिए मैं हमेशा कहता हूं कंपटीशन क्वालिफाई करने का तरीका ये है कि हम उल्टे काम ना करें, इसी से कंपटीशन क्वालिफाई होता है। हम उल्टे काम शुरू कर देते हैं, सब कुछ उल्टे। यानी मैंने 100 में 100 क्वेश्चन, 100 बार ये प्रश्न पूछा है कि आपका सबसे कमजोर सब्जेक्ट क्या है, बताता कोई बच्चा बताता इंग्लिश है, कोई कहता जीए है, और मैं पूछता हूं दूसरा क्वेश्चन कि सबसे कम क्या पढ़ते हो, तो क्या कहता है, यही बात। मतलब जो सबसे आपका कमजोर वीक टॉपिक है उसको सबसे कम पढ़ते हैं। ये कौन सी स्ट्रेटेजी है? मेरा सजेशन ये है कि अगर डॉक्टर ने ये प्रिस्क्राइब की है डाइट, उसको खाना है, तभी आप ठीक होंगे। उल्टे खाने शुरू कर दिए और फिर कहते हैं मैं बीमार हूं। मैं कंपटीशन को कभी नहीं कहता कि ये टफ है या कुछ है, मैं कहता हूं कि जो बताया जाए वो करो, जो कंपटीशन की जरूरत है वो करो। अगर पुलिस में जाना तो सुबह 8-10 किलोमीटर रनिंग करनी है, बैंक वाले में नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि वो आपके कंपटीशन की जरूरत नहीं है। तो मैं यही एग्जैक्टली करता हूं, कहता हूं कि कंपटीशन सेंट्रिक बनो। कंपटीशन को कैसा बंदा चाहिए उसकी तरह अनुरूप अपने आप को ढालने की कोशिश करो। कंपटीशन में एक अभिन्न हिस्सा है कि आपको जानकारियां होनी चाहिए। जैसे कोई कहता है कि क्लरिकल में इंटरव्यू नहीं होता, मैं इसको भी गलत मानता हूं। यहाँ है इंटरव्यू, जो जीए का पेपर है ना, ये इंटरव्यू ही है आपका, ये इनडायरेक्टली आपका इंटरव्यू है इसमें। क्यों? आप सराउंडिंग जानते नहीं, उनके बारे में बात नहीं कर पाएंगे, फंस जाते हो, कट ऑफ जाता है 1-1 नंबर, 2-2 नंबर इसका। ये हालत है इसमें। तो मेरा कहना ये है कि आप अपने आप को कंपटीशन के अनुरूप बनाने की कोशिश करिए। वहां किस डाइट की जरूरत है? बैलेंस डाइट, रोटी की भी जरूरत है, चावल की भी, दाल की। ये सब्जेक्ट जो है ना, ये मान लीजिए डाइट है, दाल, चावल, रोटी, सब्जी। अब कोई जना है कि खाली उठा के दाल पी जाएगा तो क्या अच्छी बॉडी बनेगी? क्या बैलेंस डाइट है? नहीं है। सबको समानुपाती रूप में जितनी आवश्यकता उतना खाएंगे तो हमारा बैलेंस डाइट बनेगा। अब जो उसमें मैं टॉपिक में कहता था पढ़ें क्या, तो 4 न्यूज़पेपर के 4 हिस्से करिए। 4 हिस्सों में बांट लीजिए, नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस और स्पोर्ट्स। ये 4 हिस्से अकेले आपको 75% पेपर दे जाएंगे। इसके बाद टाइम बच जाए तो फिर आप दूसरी जगह अपनी एनर्जी लगाना शुरू की, और क्या हुआ, और क्या हुआ, और क्या हुआ। दूसरी चीज, जब जनरल अवेयरनेस को एज होल पढ़ते हैं तो लगता है कि बहुत ज्यादा सिलेबस है, लेकिन अगर डे टू डे हम पढ़ते हैं तो वो उसी दिन समअप होता जाता है। तो एक सीरीज ज्यादा बेहतर याद भी होता है सर। हाँ, कनेक्टिविटी बनती है, पीछे कोई न्यूज वैसी उसका भी तरीका बताओ। कनेक्टिविटी कभी ब्रेक हुई नहीं थी। भारत तो वैसे भी स्मृति आधारित ग्रंथों का देश रहा है, यहाँ हमने ब्रेक करी है जानबूझ के। अब एक नया तरीका आ गया, आप कोई ऑनलाइन शो करते हो, नीचे वो कहते सर पीडीएफ दे दीजिए। पीडीएफ किसने बनाया? आपने बनाया है, उसका इस्तेमाल वो कर रहे हैं, वो उनका कभी नहीं होगा। जब तक आपकी ज्ञानेंद्रियां उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगी तब तक आप कभी नहीं होगा। आप कहीं से मटेरियल पा भी जाइए, अपने नोट्स में लिखिए। तो मेरा सजेशन है कि पीडीएफ मिल रहा हो और न्यूज़पेपर का एनालिसिस करके लिखना हो तो कंपटीशन वाले बच्चे को न्यूज़पेपर एनालिसिस करके अपने हाथ से लिखना चाहिए।
क्योंकि जब आप अपने लिए काम करते हैं तो बहुत सारे और पहलू भी डेवलप होते हैं साथ साथ। तो मेरा कहना है कि पूरा टाइम दीजिए आप उसमें, तो इन वाले पेजेस पे पेपर लेके बैठिए, जो इम्पोर्टेंट न्यूज दिखी कि भाई इन्होंने ये जीत लिया, ये रनर अप रहे या जो भी है, वो लिखना शुरू करें। अब जनरली जैसे मैं एक एग्जांपल ले, जनरली जो विंबलडन ये जो लॉन टेनिस के जितने भी मुकाबले हैं उनसे एक आध क्वेश्चन जनरली पूछ लिया जाता है, 4-5 हैं इम्पोर्टेंट, चार ग्रैंड स्लैम, हाँ, और एक आध मैंने मिला लीजिए तो 4-5-6 हो गए, 10 के बिलो ही हैं। उनसे क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी हमेशा बनी रहती है, यानी अगर 100 माने तो आपका 10% पेपर चांसेस हमेशा बने हुए कि आना ही आना है कुछ उससे। बना लीजिए एक पेज पे वो टेबल, खत्म हो गया काम आपका। अपडेट करते रहिए समय के साथ, जब भी बैठिए पढ़िए एक बार देख लीजिए, खत्म हो गया काम। वो चैप्टर क्लोज करते जाइए। आगे समय में अगर वो कभी कुछ अपडेशन उसमें आता है उसी में अपडेट कर लेंगे। एक हम यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। हम लोग अभी आज बैठे थे, बैठने से पहले जब तक उधर हम लोग कनेक्ट कर रहे थे तो आपको याद होगा हम लोगों ने बात करी थी टेनिस के बारे में, शुरुआत करी। हमारा सब्जेक्ट रीजनिंग है, लेकिन हम टेनिस के बारे में बात कर रहे थे। फिर आपसे बात जब ने करी टेनिस में कौन कौन से, अभी विंबलडन चल रहा है, इसके पहले फ्रेंच ओपन हुआ था, अभी अल्कारेज की स्थिति क्या है, जोकोविक खेलेगा, अभी 23 ग्रैंड स्लैम जीत चुका है। हमारे आपके कम्युनिकेशन अच्छे क्यों हो रहे थे? हम लोग बात कर रहे थे, समय का अंदाजा नहीं मिल रहा था। आपको याद होगा कि हम लोगों को बताया कि सर आप लोग अब डिस्कशन कर सकते हैं। क्यों कर रहे थे? क्योंकि ये जो अभी सर ने बताया ना, इसको लाइफ में अपनी जीना है। हम लोग अगर इन्वॉल्वमेंट किसी से बात जब करने जाते हैं तो उस बात पे चर्चा तब कर पाएंगे ना उसकी नॉलेज होगी। तो इसीलिए करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि हम लोग जो भी कम्युनिकेशन करेंगे, अगर एक दूसरे से अपने थॉट्स की शेयरिंग करेंगे, अपनी नॉलेज की शेयरिंग करेंगे, तो इसी के माध्यम से, भाई मैथ्स के माध्यम से नहीं कर पाएंगे, रीजनिंग के माध्यम से नहीं कर पाएंगे, लेकिन जनरल अवेयरनेस के माध्यम से कर सकते हैं। तो डेली लाइफ से रिलेटेड, इसलिए इसको अपनी लाइफ में उतारना जरूरी है। सर हमने थोड़ा सा इसमें रीजनिंग के होने के बावजूद इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, करेक्ट है सर, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है कि जिसमें आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और कोई भी चीज सर जो पढ़ते हैं आप, अगर एंजॉय जिस दिन करने लगे, इन्वॉल्व होने लगे, तो पर्सनालिटी में सिर्फ एक इंग्रेडिएंट से नहीं चलेगी। संजीव सर को बहुत सारा जीए भी आता है, रीजनिंग भी आता है, मैथ भी आती है। हाँ, एक आदमी का स्पेशलाइजेशन एक में होता है, एमबीबीएस की डिग्री कॉमन होती है, बाद में स्पेशलाइजेशन अलग अलग होते हैं। वैसा ही बच्चों के साथ में कोई एक सब्जेक्ट अच्छा होता है, लेकिन एक और दूसरा बताऊं, जो इस पेपर का ओवरऑल नेचर है वो मीडियम नेचर, मीडियोकर लेवल का पेपर पूछा जाता है। बहुत ज्यादा रिसर्च बेस्ड या मल्टी फैक्ट बेस्ड पेपर ये क्लर्क का नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमें तैयारी अपनी सोल करनी चाहिए। और जैसे बताया ना कि प्री की शुरुआत से करनी है, बिल्कुल करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए पहले दिन से। 4 महीने के, मैं अभी एनालिसिस कर रहा था 2019 का पेपर, क्लर्क का मेंस का देख रहा था, तो जो क्वेश्चन थे वो करीब 70-80% क्वेश्चन सिर्फ करंट अफेयर से, 20% पेपर फाइनेंशियल अवेयरनेस से। और पूछा गया, हमने आपको टॉपिक भी दिखा दिए कि वेटेज वाले टॉपिक कौन सी हैं। पर्सन इन न्यूज कहीं देख लेते हैं तो बैंकिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में एक है। आरबीआई का वेबसाइट रोज देखिए क्या नया आया है, बैंकिंग अवेयरनेस में रोज वहीं से कुछ आता है। पीआईबी का वेबसाइट रोज एक बार देखिए, क्योंकि ऑफिशियल प्रधानमंत्री या जो भी स्टेट की न्यूज है वहीं पे आती है, तो वहां से आप निकालिए। हिंदी इंग्लिश दोनों में होती है, जो आपका लैंग्वेज हो उसमें अपने नोट्स में उससे नोट्स कर लीजिए, है ना। एक या लाइब्रेरी क्रिएट कर लिए डाउनलोड करके, और अपने नोट्स बनाते रहिए बैठ के। ये सारा इंगेजमेंट ही आपको विनर बनाता है। बिल्कुल मोटे तौर से कंपटीशन सेंट्रिक हुए बिना आप बैंक में, वो बहुत सारे बार मैं बोलता हूँ कि कोई बैंक में तब नहीं जाता है जब सेलेक्ट हो जाता है। अपनी मेहनत से, अपने सारे जो उस फील्ड को रिक्वायरमेंट होती है, जिस दिन वो सिंसियरिटी सब कुछ आ जाती है, वो अंदर हो जाता है। वो जो उसकी एक्टिविटीज हैं, जब बैंक में अंदर जाने लायक हो जाती हैं, वो खुद ही अंदर हो जाता है। वो पहले से उन्हें कॉन्फिडेंस होता है बच्चों की, नहीं इस बार तो हो ही जाएगा, वो फीलिंग आने लगती है, आ जाती है। क्योंकि वैसे बन गए, जो फोटो लगाई ना उसी के अकॉर्डिंग बन गए अपने। सर स्ट्रेटेजिकली प्रीलिम्स और मेंस को कैसे डिफर करेंगे? देखिए, मतलब अगर हम बच्चा जा रहा है तो क्या मैंने कहा ओवरऑल जो पूरा एग्जाम है मीडियोकर लेवल का एग्जाम, मीडियम लेवल, इसकी जो टफनेस लेवल है वो मीडियम है। अंतर सिर्फ इतना होता है, प्रीलिम्स को हम स्क्रीनिंग टेस्ट कह सकते हैं, इसमें क्वेश्चन का लेवल में 19-20 का फर्क हो जाता है। टॉपिक ऑलमोस्ट वही रहते हैं, थोड़े से बस प्रोसेस में या उनका जो नेचर ऑफ क्वेश्चन थोड़ा सा आपको
बस इतना चेंज होता है। और उसके हिसाब से फिर स्पीड और हमें क्वेश्चन डिसीजन बसंत सर, मेकिंग मैं एक बात और बता दूं जी मौलिक रूप से जो जिस एग्जाम की हम लोग बात कर रहे हैं ये क्लरिकल का पेपर है जी। और क्लरिकल में डेडिकेटेड एम्प्लॉय की जरूरत होती है जो फॉलोवर हो, हाँ, अच्छा फॉलोवर बने। बिल्कुल और उसी तरह का उसी हिसाब का आइडियोलॉजी से पेपर है। पेपर सेट किया जाता है कि अच्छा फॉलोवर बच्चा मुझे मिले। बिल्कुल बिल्कुल सही। यहाँ पे एनालिसिस वाला बच्चा उन्हें लॉजिकल नहीं दी जाती हाँ, बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि उन्हें एनालिसिस वाला चाहिए नहीं, उन्हें क्लर्क चाहिए पहले। भले वो कर करके एनालिसिस फिर आगे जाके कुछ बनेगा तो करेगा, लेकिन यहाँ पर उनको अच्छा फॉलोवर जैसा पेपर सेट करने की ये माइंड सेट है उनका। तो उसी माइंड सेट से रहिए ना ऑफिसर बनिए। अगर क्लरिकल का अपियर कर रहे हैं तो क्लरिकल माइंड सेट से ही जाइए। सर बहुत अच्छा लगा। वैसे सारे सवाल जो हम लोगों के मेजरली होते हैं या एक कैंडिडेट के होते हैं उन सभी क्वेश्चंस का आंसर करने की हम लोगों ने कोशिश करी। सर लोगों का बहुत धन्यवाद इस एक सेशन के साथ। पसंद जी में सर। कट ऑफ है, चाहे मैं अच्छा हाँ प्लीज एक ऑपरेटर बार साहब से कहूंगा कि सेफ अटेम्प्ट के बारे में। हाँ सेफ अटेम्प्ट में देख लें, नीचे स्लाइड कर देंगे। हाँ। तो ये 2022 में ये स्थिति रही थी, जरा बच्चे देख सकते हैं इस तरह की स्थिति थी। जनरल प्रीलिम्स का हाँ कट ऑफ है। ये प्रीलिम्स का है और अभी नीचे मेंस का भी जो इस साल के एक्सपेक्टेड है वो भी हम लोगों ने बनाया। मेजरली सर जो कट ऑफ जो मैक्सिमम गया था वो आई थिंक 87.75 और वो बिहार का था। बिहार में हमेशा 10 प्लस मान के चलिए, मैं बोलता हूँ 10 प्लस रहता है। 87.75 हाँ वो सबसे ज्यादा वहीं का रहता है क्योंकि जी। वहां पर थोड़ा कंपटीशन टफ रहता है। और नीचे करना तो 80 टू 90 के बीच में सेफ स्कोर लाई करता है जी। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ तो स्टेट। प्रीलिम्स में तो कुछ छोड़ने का कुछ बचता नहीं सर। तो हमने वो तो पहले करना सब कुछ आपका है। क्वेश्चन है 35 में 35, हमने कहा प्रयास वही करना चाहिए लेकिन पॉजिटिव अप्रोच के साथ, मतलब नेगेटिव ना हो, इसकी कोशिश करते जरा मेंस का भी दिखा दीजिए बच्चों को जो एक्सपेक्टेड है इस बार के लिए भी आगे बढ़ा जी। दीजिए। हाँ ये इस तरह की स्थिति है। ये हम लोगों ने थोड़ा R&D करवाई है, टीम से अपनी करी है, तो इस तरह से निकल के आए कि अगर इस लेवल प्लस पे में जी हाँ, इस तरह एक्सपेक्टेड की कट ऑफ ये हो सकता है। बता तो रहा हूँ जो रियल जब मेंस के बाद स्थिति आती है तो जनरल अवेयर्स में कहीं 4 नंबर कट ऑफ जी, होता है, कहीं जो लोग कहते हैं ना मैंने बड़ी मेहनत कर डाली है हाँ। तो इंग्लिश में 3 नंबर होते हैं, मैथ में कई बार तो 1 और 0 नंबर तक के कट ऑफ डाले गए हैं। ये भी सारी स्थिति नीचे और दिखाना यूपी और बिहार जो मेजरली सब देखे सर 30 40 45 हार्डली, मतलब बहुत कम है ये मेंस में। तो नौकरी कह रही हम आपके पास आना चाह रहे हैं, आप गले लगा लेंगे तो आपके साथ रह जाएंगे, बाकी हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसकी वो होता नहीं कि वो जा रहे हैं कई रास्ते में और एक हीरा पड़ा एक चॉकलेट पड़ी है, बच्चा तो चॉकलेट उठा लेता है। तो हमें पहचान करनी पड़ेगी कि हमारे मतलब का क्या है, हमारे लिए प्रेसियस क्या है, तो वो देख के हमें अपनी प्रिपरेशन करनी है। चलिए सर बहुत बढ़िया। यहाँ पे इसके कट ऑफ से एक आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपको आप चाहेंगे तो ये जो हाँ हम ठीक लोगों है ने सर दिखाया इसको PDF लगा डिस्क्रिप्शन में डाल भी देंगे तो बच्चों को थोड़ा आइडिया मिलता है। एग्जैक्टली सर। तो आज के लिए इतना ही है। जाने से पहले बस एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ के जाता हूँ कि आपने पिछली बार पढ़ाई को कब एंजॉय किया था, सोचिएगा जरूर। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय एंड टेक केयर।